कड़क साउंड है, शॉट बढ़िया, वो जीता है, लंबाई कितनी है ये देखना है। अब चाहिए 12 2 बॉल पे, देखो नसीब खेल स्टार्ट पे, अभी जीवित होते हैं, सीधा कैसे सीना चौड़ा रखे पैडी भाई, कैसे? मतलब कि T20 वर्ल्ड कप का बेस्ट मैच मैं कहूँगा। ना सिर्फ 2026 का, ना सिर्फ पिछले 2-3 सालों का, 2007 से मैं देख रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप। भारत बनाम पाकिस्तान का 2007 का फाइनल मुझे याद है, जो बिल्कुल हम एंड में आके जीते थे, जब श्रीशांत ने वो कैच पकड़ा था और रवि शास्त्री ने कहा था इन द एयर एंड द श्रीशांत टेक्स इट, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप। मतलब यार, अफगानिस्तान आप कैसे चोक कर सकते हैं? इतनी बड़ी टीम, इतनी बढ़िया टीम। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक बारी फिर से। मैं अरुण जेटली स्टेडियम जा रहा था और मैंने सोचा था कि इंडियन टीम की क्लिप्स बनाऊंगा, अलग अलग चीज़ें होंगी। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान जीत जाएगी ये मैच, ना सिर्फ जीतेगी, काफ़ी कंफर्टेबली जो है हराएगी साउथ अफ्रीका को। लेकिन अब साउथ अफ्रीका को कुछ और मंजूर था, रबाडा को कुछ और मंजूर था, अफगानिस्तान को और कुछ और मंजूर था, या कहूँ कि इनकी किस्मत को ही कुछ और मंजूर था। काफ़ी तगड़ा मैच रहा, काफ़ी क्लोज मैच रहा। अहमदाबाद में सुबह 11 बजे का मैच था। तो जी, 5वां दिन एक और ट्रिपल हेडर, साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान। साउथ अफ्रीका जीती, दूसरा सुपर ओवर जीती, और क्या ही कहने इस मैच के। लेखा जोखा अगर हम देखें तो 187 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। डिकॉक के 59 रन, रियान रिकल्टन के 61 रन, इसके अलावा मिलर और ब्रेविस से भी कंट्रीब्यूशन मिला था। लेकिन 187 रन क्या काफ़ी थे? मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम साबरमती नदी बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पे ड्यू फैक्टर रात के समय तो रहता ही है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है कि पूरे दिन ये आपको जो है एक बैटिंग फ्रेंडली पिच मिलती ही मिलती है। यहाँ पे रेयर ही है कि गेंदबाजों को कुछ मदद मिले, अनटिल अनलेस विकेट यूज़ ना हो या फिर जो है विकेट पे बैक टू बैक मैचेस ना हुए हों। शायद हो सकता है कि फाइनल अगर यहाँ पे होता है तो हमें टर्न देखने को मिल सकता है, जैसे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में मिला था। लेकिन इस मैच की बात करें तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। 188 रन जब चेस करने उतरी अफगानिस्तान की टीम, मैं सच बोलूँगा, कोई झूठ वाली बात नहीं है, कोई वन साइडेड वाली बात नहीं है। साउथ अफ्रीका का मैं बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन रहमतुल्लाह गुरबाज के बल्ले से 84 रन जब आए थे, हालाँकि साउथ अफ्रीका ने कुछ विकेट्स ली थी शुरू में, लेकिन पहली विकेट ही उन्होंने 51 पे ली, जब इब्राहिम ज़ाफ़रान, जो कि देखिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि वो एक वनडे के खिलाड़ी हैं, T20 के वो खिलाड़ी नहीं हैं। 10 गेंदों पे उन्होंने 12 रन बनाए। उसके बाद गुलबदीन नायब और अतल का जल्दी विकेट गिरा, दोनों ही डक पे आउट हुए। लेकिन गुरबाज के 84 रन, ये डिफरेंस था साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच इस मैच का, या कहें उस इनिंग्स का। क्योंकि 187 पे ऑल आउट हुई, तो अगर एक खिलाड़ी 84 बना रहा है तो उसके साथ किसी को खड़ा रहना होता है वहाँ पे। लेकिन ओमरज़ाई 22 रन उनके बल्ले से आए, और हमने देखा कि रसूली के बल्ले से 15 और राशिद खान के बल्ले से 20। बहुत डिसअपॉइंट था मैं, क्योंकि राशिद खान, ये कोई इनका पहला मैच नहीं है, पिछले 10 सालों से वो खेल रहे हैं, इस टीम के साथ हैं। T20 वर्ल्ड कप को वो खेलना जानते हैं, मैचेस जीतना जानते हैं। और अफगानिस्तान, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई एसोसिएट नेशन नहीं है। पिछली वीडियोस में हमने ये चर्चा की थी कि बड़ी टीम, छोटी टीम, एसोसिएट नेशन, टेस्ट प्लेइंग नेशन। लेकिन अफगानिस्तान एक टेस्ट प्लेइंग नेशन भी है, एक टेस्ट मैच जीत भी चुका है, एक से ज़्यादा ही जीता है शायद। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, कि किस तरीके से अफगानिस्तान ने इस मैच को जो है हारा है। आइए लेखा जोखा देखें तो 187 रन ही बना पाई साउथ अफ्रीका, और उतने ही रन बनाए अफगानिस्तान ने जब चेस करने के लिए उतरी।
तो सामने थे उनके लुंगी एनगिडी, जिन्होंने 3 विकेटें ली उस इनिंग्स के अंदर। इसके अलावा एक-एक विकेट मार्को यान्सेन को मिली, रबाडा को भी मिली, अ, जॉर्ज लिंडे को भी 1 विकेट मिला और उसके अलावा महाराज को भी 1 विकेट मिला, जिन्होंने सिर्फ 27 रन दिए थे। लेकिन आखिरी ओवर में मैं ये मानता हूँ नूर अहमद को थोड़ा-सा सेंसिबल होना चाहिए था। क्योंकि देखिए जब 2 बॉलों पे 1 रन रह जाए और 1 विकेट आपके हाथ में हो और उस मोमेंट पे मेरे ख़्याल से, या फिर माफ़ कीजिए मैं अपने आप को दोबारा से ठीक दोहराऊँ कि 2 बॉलों पे ऐसे 2 रन रह जाएँ या 3 बॉलों पे 2 रन रह जाएँ, तो आपको उतना ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए। क्या आपको अपने 11वें नंबर के बल्लेबाज पे इतना यकीन नहीं है कि वो जो है सिंगल ले सके? मतलब कि यहाँ पे अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपको वहाँ पे डबल की कॉल लेनी ज़रूरी थी? इसके बाद देखिए सुपर ओवर स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि फ़ज़ल फ़ारूकी, जिनकी तरफ से पहला सुपर ओवर डाला गया, उससे पहले गेंदबाज़ी पे जो है लेखा-जोखा अगर हम देखें, तो अफ़गानिस्तान क्योंकि देखिए चेज़ कर रही थी, तो उनको पहले बल्लेबाज़ी करनी थी सुपर ओवर के अंदर। सुपर ओवर हुआ और कहीं न कहीं देखिए वो सुपर ओवर बहुत ही भयानक सुपर ओवर था। 17 रन्स आपको चाहिए थे जीतने के लिए, या कहीं 18 रन्स आपको चाहिए थे जीतने के लिए। अ, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है अच्छी बल्लेबाज़ी की गई उस सुपर ओवर में। पहला सुपर ओवर साउथ अफ्रीका से डाला लुंगी एनगिडी ने, 17 रन्स उन्होंने खा लिए। फिर जब बारी आई अफ़गानिस्तान की, तो फ़ज़ल हक फ़ारूकी आखिरी गेंद पे 7 रन चाहिए थे, ब्रेविस सामने थे, उन्होंने छक्का खा लिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, कहानी यहाँ से और आगे बढ़ी। फिर अगला सुपर ओवर डालने के लिए आए अफ़गानिस्तान की तरफ से एक ऐसे गेंदबाज़ जिनका जो है स्ट्रॉन्ग ज़ोन, या कहें उनकी क्षमता स्लोअर वन्स डालने की है, लेकिन उन्होंने स्लॉट के अंदर डाली गेंद, तेज़ कराने की कोशिश करी और डेविड मिलर के साथ में हमने देखा कि टेस्टन स्टब्स, उन्होंने कमाल की जो है बल्लेबाज़ी करी, ख़ासकर डेविड मिलर, 2 छक्के जिनके बल्ले से लगे और 23 रन बने वहाँ पे। ऐसा लगा कि अफ़गानिस्तान के लिए मैच ख़त्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। केशव महाराज आए आखिरी सुपर ओवर कराने के लिए, जो दूसरा सुपर ओवर था साउथ अफ्रीका की तरफ से। क्या कमाल का ओवर था वो। मतलब कि दूसरी गेंद पे विकेट ले ली, फिर 3 छक्के खा लिए, जो कि इस वीडियो की शुरुआत में मैं देख रहा था, और अंत में आते-आते वो क्रूशियल मोमेंट वाइड करा दी और एट द एंड मैं तो कहूँगा कि वो टीम हारी जो कि ज़्यादा हारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ किसी की जीत नहीं हुई, पर जोक्स अपार्ट अफ़गानिस्तान डिज़र्व करती थी आज जीतना। लेकिन वही घिसी-पिटी लाइन मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन ये सच्चाई है कि मैच नहीं जीता पर दिल जीते। बट नहीं, अफ़गानिस्तान को इस फ़िलॉसफ़ी से बाहर आना पड़ेगा, अगर उनको वर्ल्ड कप जीतने के लिए सोचना भी है। क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान ये दोनों सेमी-फाइनलिस्ट थी और साउथ अफ्रीका तो फाइनल तक भी आई थी 2024 के। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान को इस टूर्नामेंट में अब रहना है, तो बचे हुए मैचेस ना सिर्फ जीतने होंगे, एक अच्छे मार्जिन से जीतने होंगे। कनाडा के सामने उनको खेलना है, उनको यूएई के सामने खेलना है। कहीं न कहीं ये नज़रें रहेंगी कि क्या उनकी पोज़ीशन रहती है, क्योंकि उनके ग्रुप में हमने देखा है कि न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका, जो कि 4-4 पॉइंट्स के साथ उस एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठी हुई हैं। तो आने वाले मैचेस बहुत क्रूशियल रहेंगे अफ़गानिस्तान के लिए। टफ लक राशिद खान के लिए मैं बोलूँगा, लेकिन डिसअपॉइंट में हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए 500 से ऊपर या 700 से ऊपर उनकी विकेटें हैं टी20 में, और अब तो अपनी टीम को लीड भी कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप में। तो एक सीनियर खिलाड़ी के तहत, एक कप्तान के तहत ये उनकी ज़िम्मेदारी थी, ये मैच ख़त्म होना चाहिए था। चलिए, टफ लक, लेकिन उसके बाद 2 मैचेस और भी हुए, जिनमें मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया फाइनली जो है इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर 11वां मैच था शायद जो उनका पहला था। काफ़ी टीम्स अपने 2 मैचेस खेल चुकी थी, काफ़ी टीम तीसरे मैच की प्रैक्टिस करने भी उतर रही थी, और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक एक भी मैच नहीं खेला था। ये प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला गया, आयरलैंड उनके सामने थी, और काफ़ी कंफर्टेबली जो है उन्होंने जीत हासिल करी। हालाँकि शुरुआत उनके लिए भी कुछ ख़ास नहीं रही वहाँ पे। ट्रेविस हेड जल्दी आउट हुए 6 रन बना के, जिसके बाद इंग्लिश के 37, कैमरन ग्रीड के 21 और मैट रेंशो के 37, जिन्होंने मेक श्योर किया कि कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया एक कंफर्टेबल स्कोर की तरफ जा रही है।
प्रेमदासा स्टेडियम में 170 180 मोर देन सफिशिएंट है। 160 वहाँ पे पार्ट स्कोर है और मार्कस स्टोइनिस के 45 जो बने, उन्होंने ये कहीं ना कहीं दृढ़ कर दिया कि अब ये मैच ऑस्ट्रेलिया हार तो नहीं सकती है, क्योंकि 115 पे ऑल आउट कर दिया आयरलैंड को। 4 विकेट ली नेथन एलिस ने, 4 विकेट ली एडम जैम्पा ने, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच इसी मैदान पे होना है। तो स्लोअर वन जो गेंदबाज डालेगा वो सक्सेसफुल रहेगा। स्पिनर्स का बोलबाला यहाँ पे हमेशा सही रहा है और हमेशा सही रहेगा। अफगानिस्तान की हमने बात करी, आयरलैंड की अब हम बात कर लेते हैं। तो ये भी कोई पुरानी टीम, उतनी नई टीम नहीं है, माफ कीजिएगा, काफी पुरानी टीम है। 2011 की ओडीआई वर्ल्ड कप में हरा चुकी है इंग्लैंड को, 22 के टी20 वर्ल्ड कप में भी हरा चुकी है इंग्लैंड को, वेस्ट इंडीज को भी इन्होंने हराया हुआ है 2015 के वर्ल्ड कप में। तो जायंट किलर्स हम इनको भी बोलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने बल्लेबाजी करी, कोई भी बल्लेबाज इनका ज्यादा लंबा चल ही नहीं पाया। अंत में आके जॉर्ज डॉकल ने जो है 41 रन की पारी जरूर खेली, पर आप उम्मीद करते हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि 2007 में भी ओडीआई वर्ल्ड कप में इन्होंने पाकिस्तान को हराया हुआ है। तो अगर इनको वर्ल्ड चैंपियन बनना है, क्योंकि देखिए अगर आपको उस राह पे जाना है तो सबसे पहले तो आपको अपना डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आयरलैंड की अगर हम बात करें, 2030 का टी20 वर्ल्ड कप यूके के अंदर होना है, जिसकी होस्ट होंगी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो काफ़ी कोशिश रहेगी इनकी कि डबलिन और बेलफास्ट में मैचेस कराए जाएँ, जिसकी वजह से अपना डोमेस्टिक क्रिकेट जो है आप और तगड़ा कीजिए और आपकी टीम ऐसी ही स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन आपने भी कोई अपना 5वां छठा टी20 वर्ल्ड कप आप खेल रहे हैं और आपके कप्तान की भी ज़िम्मेदारी थी कि वो भी आगे आएँ। पर पॉल स्टर्लिंग, आई थिंक इट्स टाइम फॉर हिम टू रिटायर, क्योंकि इससे आगे वो और ना ही खेले तो बेहतर है। क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरह मैं यही कहूँगा कि वहाँ भी काफ़ी खिलाड़ी हैं जिनका समय हो चुका है रिटायरमेंट का। एक आध और टी20 वर्ल्ड कप देखें एंड दे कैन हैपीली रिटायर, क्योंकि नई जनरेशन को आप आगे लेके आइए। 10, 11, 12 साल से वही खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए आयरलैंड को भी ऐसे ही करना होगा कि अपने जो है यंगस्टर्स को आगे लेके आना होगा, अगर टी20 वर्ल्ड कप जीतने की तरफ या फिर टॉप 4 में जाने की तरफ उनको देखना है। खैर, आखिरी मैच खेला गया मुंबई के अंदर और द विंटेज वेस्ट इंडीज इज बैक, द टी20 वर्ल्ड कप इन इंडिया इज बैक। ये कहना है काफ़ी कमेंटेटर्स का, काफ़ी एनालिस्ट का। और डैरेन सैमी जो कि 2016 के 2012 के टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहे हैं, उन्होंने जो है बतौर कोच करके दिखाया दोबारा से, और वेस्ट इंडीज़ के लिए एक कमाल की जीत। ऐसा लगा कि पूरी तरीके से जो है नेस्तो नाबूद करके रख दिया उन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड की टीम को। स्कॉटलैंड को हराया था 35 रनों से कोलकाता में, वहीं 30 रनों से हराया है इंग्लैंड को मुंबई के अंदर। और जब भी आप 30-35 रनों से टी20 में जीतते हैं तो ओडीआई में यही जीत 50, 70, 100 रन के बराबर होती है, और आप कह सकते हैं टेस्ट में जीत कुछ 500 रन के बराबर होती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वेस्ट इंडीज। और क्या ही बात करें, उनके ओपनर्स तो आज चले नहीं, ब्रैंडन किंग और शाई होप सस्ते में निपटे, लेकिन शमरन हेटमायर के 23 और रोस्टन चेस के 34, लेकिन शेफरन रदरफोर्ड, या फिर इनका नाम मैं दोबारा से लूँ, द ग्रेट लेजेंड रदरफोर्ड, क्या ऑलराउंडर है भाई, क्या ऑलराउंडर है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जब इनको लिया था बहुत ट्रोल हो रहे थे ये भी और आरसीबी भी, लेकिन एक विजनरी सोच थी वहाँ से, जिसके बाद इनको रेगुलर मौके मिलने शुरू हुए। और 76 रन, 42 गेंदे, 2 चौके, 7 छक्के, नेस्तो नाबूद करके रख दिया आपने इंग्लैंड की बॉलिंग को। ओवरटन की 2 विकेटें, आदिल रशीद की 2 विकेटें, एक विकेट जोफ्रा आर्चर और सैम करन को भी मिली, पर वो सफिशिएंट नहीं थी, मैं सच बोलूँ तो। क्योंकि 196 रन जब बन जाएं तो बहुत मुश्किल होता है, और वानखेड़े स्टेडियम पे डिफेंड हो रहा है स्कोर, जो कि होता आया है। नेपाल के विरुद्ध इंग्लैंड जो है बिल्कुल हारते हारते बची थी, लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ की टीम है, ये टी20s में ये जीतना जानती है, ये मैच को अपने नाम करना जानती है, जो उन्होंने करके भी दिखाया। खैर, जोफ्रा आर्चर फिर से बहुत महंगे साबित हुए, तो इंग्लैंड को देखना पड़ेगा कि क्या इनको जो है रिप्लेस करके किसी और को वो टीम में ला सकते हैं। क्योंकि इनके स्क्वाड की अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इनके पास जॉश टंग है, रेयान अहमद हैं, बेन डकेट हैं। तो रेयान अहमद तो स्पिन भी अच्छी करा सकते हैं और बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल जोफ्रा आर्चर की जगह वो टीम में भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप बल्लेबाजी पे भी देखें ना, तो उतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं इंग्लैंड के लिए
अगर हम लेखा जोखा देखें तो जोफ्रा आर्चर ने तो 6 रन ही बनाए, लेकिन उनसे पहले बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस तो 30 रन, फिल सॉल्ट 21 रन, जॉस बटलर 33 रन, बेथल, शुरुआत सबको मिली, स्टार्ट सबको मिले, लेकिन कन्वर्ट कोई नहीं कर पाया इंग्लैंड की तरफ से। और ब्रेंडन मैकलम को सोचना पड़ेगा कि कैसे जो है इस पूरी की पूरी टीम को एकजुट किया जाए, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2022 की ये चैंपियंस थी, 2010 की भी चैंपियंस थी, लेकिन 2024 में हमें देखने को मिला कि कुछ-कुछ मैचेस में कोलैप्स कर रहे थे, चोक कर रहे थे एंड में आके, और सेमीफाइनल में भारत ने बहुत ही गंदी तरीके से हराया था इनको गयाना के अंदर। वही परफॉर्मेंस शायद देखने को मिल रही है कि हो सकता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दे विल कोलैप्स वेरी सून, और इस टी20 वर्ल्ड कप के अंदर 2007 की तरह, या मैं कहूँ कहीं न कहीं मुझे याद आता है इनका एक कैंपेन जो सच्ची में बहुत ही बुरा था टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, 2014 का, जहाँ पे नीदरलैंड से भी हार गए थे ये। तो दे विल बी आउट ऑफ द टी20 वर्ल्ड कप, क्योंकि इनका ग्रुप जो है वेस्ट इंडीज़ जिसमें है मौजूद, स्कॉटलैंड है, नेपाल है, इटली है, तो स्कॉटलैंड भी इनको कड़ी टक्कर देगी। तो इनको ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। अगर सुपर 8 में जाना है तो इंग्लैंड को ना सिर्फ मैचेस जीतने होंगे, एक अच्छे मार्जिन से जीतने होंगे, क्योंकि नेपाल से ये जीते लेकिन कोई उतना अच्छा मार्जिन नहीं था, जिस वजह से इनकी रन रेट भी कुछ इतनी खास नहीं बढ़ी थी। खैर, ये आज के मैचेस की बात तो समाप्त हो गई, लेकिन अ, एक और वीडियो आपके सामने अलग से आएगी। कुछ वीडियोस डल भी गई हैं, कुछ वीडियोस और भी डलेंगी। मैं आज अरुण जेटली स्टेडियम में गया था। भारत बनाम नमीबिया का मैच है दोस्तों। रात के 7 बजे दिल्ली के अंदर खेला जाएगा, शाम के 7 बजे, और उससे पहले भी 2 मैचेस होने हैं। श्रीलंका बनाम ओमान। श्रीलंका सुबह-सुबह जो है पालककले में मैच खेलेगी कैंडी के उस स्टेडियम के अंदर, और फिर मुंबई के अंदर ही नेपाल बनाम इटली होना है दोपहर के मैच की ये बात है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन भारत बनाम नमीबिया, तिलक वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उनसे ये सवाल हुआ कि अभिषेक शर्मा कैसे हैं, उन्होंने उनके ऊपर अपडेट दी। फिर उनके ऊपर सवाल हुआ कि बैटिंग कोलैप्स हुआ था, उसके बारे में उनका क्या कहना था। तो उन्होंने वही कहा कि देखिए, गौतम गंभीर की तरफ से एक ही चीज़ की कही गई थी कि कोलैप्स होने के बाद कैसे टीम को बचाया जाए। और अभिषेक शर्मा आज सुबह उनका फिर से मेडिकल टेस्ट होगा। इफ ही पासेस दैट, देखा जाएगा क्या वो मेडिकली फिट हैं, क्या वो फिजिकली फिट हैं, क्या वो खेलने के लिए फिट हैं या नहीं। अगर वो फिट हुए तो ही विल बी इनटू द 11, नहीं तो संजू सैमसन उनको मोस्ट प्रोबेबली रिप्लेस करेंगे। साथ-साथ जो है मैंने कुछ प्रैक्टिस भी देखी टीम इंडिया की। कोच आर श्रीधर की कोशिश थी कि बाउंड्री के ऊपर कैचेस करवाई जाए। संजू सैमसन बाउंड्री पे जो है कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। बुमराह ने भी जो है कैचिंग प्रैक्टिस करी। अनफॉर्चुनेटली मैं उनको बॉलिंग करते हुए नहीं देख सका, क्योंकि जब तक मैं आया था तो ही हैड कंप्लीटेड हिज बॉलिंग। अ, इसके अलावा जो है ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन, तिलक वर्मा, इन्होंने जो है बैटिंग प्रैक्टिस करी थी। बॉलिंग के लिए कुछ ज़्यादा खिलाड़ी नहीं आए थे। इट वाज़ एन ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन। तो उम्मीद यही है, विश्वास यही है कि भारत आराम से जो है कंफर्टेबली इस मैच को जीतेगा, और स्टेडियम से मैं आपके लिए अपडेट्स लाता रहूँगा। तब तक के लिए आपको ये करना है, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और इसके अलावा फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी कर लीजिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। मैं दमनप्रीत सिंह आपको जो है खुशामदीद अपनी तरफ से फिर से देता हूँ, और शुभकामनाएं आप सभी को। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। सूर्य कुमार यादव आ चुके हैं बैटिंग के लिए, बैटिंग प्रैक्टिस के लिए प्रिसाइजली। देखते जाएंगे 3 बज के पास। भाई तो आपसे निकलना नहीं, यही सो जाना। देखो तुम्हारा स्टैंड वो है, तुम्हारा स्टैंड वो है, चाली वाला। ये नहीं बोल रहे हैंडीकैप का स्टैंड वो है। जब आ गया तो निकलो, नहीं निकलो। फील्डिंग ड्रिल्स भी होती हुई आज श्रीधर बिल्कुल कोशिश करेंगे कि 1% भी चूक ना हो, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी शायद रह सकता है। ना भी हो तो भी आपके लिए फील्डिंग एक सबसे ज़रूरी प्लेस। श्रीधर कोच अब फील्डिंग ड्रिल्स शायद करवाएंगे ये।
ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या संजू सैमसन है मूव पे। चलिए वहाँ पे बैटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है साथ साथ। चलिए, ओहो हो ये क्लोज था। यही कहा जा रहा है कि एकदम से जब गेंद आती है आपके पास शॉर्ट कवर पे, शॉर्ट मिड विकेट पे, तो सिंगल सेविंग पोजीशंस, खासकर पावर प्ले में जब स्ट्राइक रोटेट आपको नहीं करवानी होती, ये बढ़िया। अब जो है बैटिंग जो मीटिंग चल रही है वहाँ पे, तिलक वर्मा जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, अब वो भी आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। ओ ये एक बढ़िया शॉट। देखिए सॉफ्ट डिसमिसल्स पे भी बात हुई थी तिलक वर्मा से, तो उम्मीद है कि सॉफ्ट डिसमिसल्स इस बारी ना हो। इंडियन क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करते हुए इस समय। तीन नंबर में जब नहीं है सबको कॉल किया श्याम सर टाइम की तो रिंकू सिंह इस समय बैटिंग करते हुए। और अब यहाँ से आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव कैसे बड़ी हिटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। What a shot! आज तो हर बॉल पहुंचा रहे हैं सूर्य भाई ग्राउंड के बाहर। देखते हैं कि कल भी यही रिपीट करते हैं या नहीं। उम्मीद तो पूरी है, ख्वाहिश भी है। ओके, नाइस।